नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश शर्मा। आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन सिस्टम में। सिलेक्शन सीरीज चल रही थी एसबीआई क्लर्क के मॉक टेस्ट की। आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट 2। ये 35 क्वेश्चंस होंगे। क्वांट का मॉक टेस्ट है, मैथ्स का, और हमारा टारगेट है 35 में से 35 नंबर्स लाना। चलिए शुरू करते हैं। ये लगभग 15 के करीब मॉक मैं आपको करवाऊंगा, इसके बाद और भी मॉक करवाऊंगा। और मॉक 1 हो चुका है, आज हम करने वाले हैं मॉक 2। आज है 28 नवंबर, ये थोड़ा लेट हो गया है। इसके बाद ये सारे आपको रेगुलर जो डेट दी हुई हैं उन्हीं डेट्स पर मॉक मिलेंगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर डेली क्वांट और रीजनिंग की क्लासेस होती हैं और आने वाले हर एक एग्जाम के अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर सारी क्लासेस की लिंक और पीडीएफ फाइल सेंड की जाती है। यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसे ज्वाइन कर लेना। चलिए अब मॉक शुरू करते हैं। इस मॉक में जो लेवल होगा वो रियल एग्जाम से थोड़ा अच्छा लेवल होगा, और इसके अगर आप सारे क्वेश्चंस करके जाएंगे, सारे मॉक्स लगा के जाएंगे, तो आपका एग्जाम एसबीआई क्लर्क का कितना भी टफ आ जाए वो आपको टफ नहीं लगेगा। आप उसमें आसानी से 35 32 प्लस मार्क्स ला पाएंगे। तो जो पैटर्न एग्जाम का होता है वही पैटर्न यहाँ पर हम करने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन के 12 क्वेश्चन हम करेंगे और इसके बाद अरिथमेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर सीरीज जो जैसे एग्जाम में होते हैं वही करने वाले हैं। आज है मॉक 2। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन टाइमर के साथ है, ये टाइमर है। अभी ये जो सिंप्लीफिकेशन स्पीड मैथ्स के जो क्वेश्चन है उसमें 20 सेकंड का टाइमर है और अरिथमेटिक में 30 सेकंड का टाइमर है। मैं टाइमर ऑन करूंगा, आप टाइमर के साथ सॉल्व करना, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। अंडर रूट 1521 ये लिखा हुआ है, ये होता है 39 और डिवाइड में है 3 इंटू 12, तो ये हुआ 13 और 13 इंटू 12 जब करेंगे तो होगा 156। ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर होगा। अगर आपको स्क्वायर रूट और स्क्वायर करने नहीं आते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पे वो क्लास की लिंक है जो मैंने करवाया था। किसी भी नंबर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे करते हैं उसकी ट्रिक उसमें बताई गई है, जिससे आप 2 से 3 सेकंड में किसी भी नंबर का स्क्वायर या स्क्वायर रूट करना सीख जाएंगे। उसे आप देख लेना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टाइमर ऑन कर दिया है, आप इसे सॉल्व करें। चलिए टाइम हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है 672 अपॉन 24 इंटू 18 प्लस 153 माइनस 345। तो इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो होगा 3 और इसे होगा 4 से इसे डिवाइड करते हैं। 4 1 जा 4, 4 6 से 24 और 4 8 से 32। फिर इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 जा 48, ये होगा 504 प्लस 153 माइनस 345। 4 और 3 7 माइनस 5 तो होगा 2, 5 माइनस 4 1 और ये होगा 312। 312 होगा, जो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टाइमर के साथ आप लोग करें, उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा। अगर आप इस मॉक के सारे क्वेश्चन टाइमर के अंदर सॉल्व कर लेते हैं, जो टाइम दिया है उसके अंदर कर लेते हैं, तो आप एग्जाम में 20 मिनट में सारे क्वेश्चन जो 35 क्वेश्चन होंगे उन्हें आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे परसेंट हटेगा तो डिवाइड में 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 2 से 10
5 17 85 और इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 13। अब 17 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा, कैरी आएगी 5 और तो होगा 221 इंटू 3/4। तो ये होगा 663/4 और 4 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो होगा 465.75। चलिए आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। टाइमर ऑन कर दिया है। अभी तक तो हो गया होगा ये। चलिए 10 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए काफी है। इसे जब डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64 और ये जो 9 है इधर आएगा तो डिवाइड में होगा 9 और 9 2 जा 18। तो इसका आंसर होगा 2। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो यहाँ पर डिटेल में करते हैं। 144/8 इंटू 1/x इक्वल टू 9। तो 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो होगा 16 और इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो होगा 2। तो यहाँ पर x इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। जो ये परसेंटेज हटेगा तो अपन में 100 होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 5.9x माइनस 11.8 इक्वल टू 236 हो जाएगा। इसके बाद इसे RHS में ले जाएंगे तो 236 में 11.8 ऐड हो जाएगा तो ये होगा 247.8 अपॉन 59 5.9 और इधर है x। 0 से 0 कैंसिल होगा और 59 से जब 4 टाइम्स करेंगे तो होगा 236 और फिर 118। 59 2 जा होता है 118। x की वैल्यू यहाँ आएगी 42। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन के लिए भी 10 सेकंड काफी है। मैं यहाँ पर 10 सेकंड ही टाइम दे रहा हूँ। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो वो होता है 64 अपॉन 100। परसेंट की जगह पर 100 आ जाएगा नीचे। x इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 5 और 3 8, 4 और 2 6 और इधर 7। अब यहाँ पर इसे डिवाइड करते हैं 8 से। 8 8 जा 64 और 8 9 जा 72, 8 6 जा 48। 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 12 और 100 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1200। 1200 ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसी लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो आप सभी जो क्वेश्चन होंगे सिंप्लीफिकेशन के वो 10 से 12 सेकंड में आराम से कर पाएंगे। चलिए अब इसको करते हैं। 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 से करेंगे तो 15 और 15 का स्क्वायर है तो 225 माइनस 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसे माइनस करेंगे तो 1 और 8 81 और इधर है एक्स स्क्वायर। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए आप लोगों ने सोच लिया होगा क्या होगा इसका आंसर। तो इधर स्क्वायर है और इधर 81 लिखा है तो हम दोनों साइड में स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा x और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो होगा 9। x की वैल्यू आएगी 9। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 9 जो किसी ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन ई नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को
एक ही स्टेप में आप करें तो ज़्यादा जल्दी से कर पाएंगे और वही सही तरीका होता है करने का, क्योंकि एग्जाम में टाइम सिर्फ 20 मिनट मिलेगा और 35 क्वेश्चन आपको करने होंगे और कट ऑफ तो आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा। चलिए सॉल्व करते हैं। एक स्टेप में इसे कैसे करेंगे वो मैं आपको करना बता रहा हूँ। तो 4 माइनस 3 होगा 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 तो होगा 6, और इसे जब LHS में ले जाएंगे तो ये पूरा माइनस का हो जाएगा। तो 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 1, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो होगा 2, और 2 में 4 को प्लस करेंगे तो होगा 6, और 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो होगा 4। 5 माइनस 3 तो होगा 2, और 2 में से जब 5 माइनस करेंगे तो 2 से नहीं, यहाँ से हम 1 ले लेंगे तो 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो होगा 7, और यहाँ पर अब बचेगा 4, और 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो बचेगा 2। 2 7 4 1, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए सॉल्व करते हैं। 19 इंटू 2 करेंगे, 19 इंटू 12 हमें करना है, तो 19 टू जो होता है 38, और 19 इंटू 1 19, और 3 इसमें ऐड होगा तो 228 प्लस 13 इंटू 8 ये होता है 104, इक्वल टू इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 210 माइनस एक्स। इनको ऐड करते हैं तो होगा 332, और माइनस कर देंगे 210 इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा 2 2 1 122। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए शुरू करते हैं। 12 का 65 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 5 होता है 60, और यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस 50 प्लस 54। तो इन दोनों को हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 54 में से जब 50 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, और 4 को हमने यहाँ पर 4 बचेगा जो प्लस का होगा वो 780 में ऐड कर देंगे तो ये होगा √784 इक्वल टू एक्स। अब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट होता है 28। एक्स की वैल्यू आएगी 28, ऑप्शन सी ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। टाइम हो चुका है, आई होप आपने कर लिया होगा। √1521 ये होता है 39 प्लस √225 ये होता है 15। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो होगा 9 और 5 14, कैरी आएगी 1 तो ये होगा 54। 54 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो सिंप्लीफिकेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम करेंगे कोई दूसरा टॉपिक करेंगे, शायद नंबर सीरीज होगा। चलिए टाइम हो चुका है, इतने ही टाइम में आपको करना था। अगर टाइमर टाइमर का टाइम अगर खत्म हो जाए उसके बाद अपना पेन अलग कर दें, उसके बाद सॉल्व ना करें। उसके बाद जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसे देखें, जिससे आप 20 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 151 इंटू 8 तो ये होता है 1208, प्लस इसे जब डिवाइड करेंगे 19 1 19, 19 2 38, और 12 का स्क्वायर है तो ये होगा 144 इक्वल टू एक्स। 8 और 4 12, कैरी आएगी 1 तो 4 और 1 5, और ये हो जाएगा 13 1352 जो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई नन ऑफ दीज यहाँ पर आंसर होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 से 17 तक ये सारे क्वेश्चन नंबर सीरीज के क्वेश्चन हैं।
और नंबर सीरीज में आज लिया गया है मिसिंग नंबर सीरीज। चलिए सॉल्व करते हैं। टाइमर ऑन कर दिया है मैंने। टाइम हो चुका है। अब से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 132, 156, 182, 210 और 240 ये सारे नंबर बहुत जल्दी जल्दी नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा गैप नहीं है इनके बीच। तो पॉसिबिलिटी है कि एडिशन हो रहा होगा। तो देखते हैं कितना कितना प्लस हो रहा है। तो इसका डिफरेंस है 4 और 2, 24 ऐड हो रहा है यहाँ पर, और इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 6 और 2, 26 ऐड हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर 30 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 28 ऐड हो रहा है, और यहाँ पर 30। अब यहाँ पर 26, 24, 26, 28 और 30 दो का गैप है इनके बीच। तो आगे 32 आना चाहिए। तो यहाँ पर 240 में 32 ऐड करेंगे तो होगा 272। 272 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये टाइम हो चुका है। अब ये भी नंबर पर 186, 210, 258, 282, 354 नंबर काफी जल्दी जल्दी नहीं बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ही बढ़ रहे हैं। तो इनके बीच में एडिशन हो रहा होगा। देखते हैं कि डिफरेंस कितना है इनके बीच। तो 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 24 ऐड हो रहा है, और यहाँ पर 8 और 4, 48 ऐड हो रहा है, और यहाँ पर 12 में से 8 माइनस करेंगे तो होगा 4, और 7 में से ये होगा 24। यहाँ फिर से 24 ऐड हो रहा है, यहाँ भी कोई नंबर ऐड हो रहा होगा, और यहाँ भी कोई एडिशन हो रहा होगा किसी नंबर का। अब यहाँ पर हमने देखा 24 है, फिर 48 है, और फिर 24 है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर फिर से 48 हो, और फिर से 24, 24, 48, 24, 48 ये वाली सीरीज चल रही हो। रुकना एक मिनट। 24, 48, 24, 48 ये वाली सीरीज चल रही हो, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर हम 282 में 48 को ऐड करते हैं। तो इसे जब ऐड करेंगे तो ये होगा 200, ये होगा 330, 330 होगा। इसके बाद हम सीरीज को चेक करते हैं कि 24, 48, 24, 48 वाला ही लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। तो अब हम 330 में 24 को ऐड करेंगे, और 330 में जब 24 को ऐड करेंगे तो 354 आएगा। मतलब हमने जो लॉजिक लगाया है वो बिल्कुल सही है। तो 330 यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलिए अब करना शुरू करते हैं। यहाँ पर 11 है, 53, 93, 129 और 159। यहाँ भी नंबर काफी जल्दी जल्दी नहीं बढ़ रहे हैं, एडिशन का ही लॉजिक लग रहा होगा। शायद आज सारे क्वेश्चन एडिशन वाले ही हैं। तो इनका डिफरेंस चेक करते हैं। तो इनका डिफरेंस होगा 42, 42 ऐड हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर 30 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 9 में से 3 माइनस करेंगे तो होगा 6। तो यहाँ पर 36 ऐड हो रहा है, और यहाँ पर 30 ऐड हो रहा है। 42, 30, 36, यहाँ पर 40 होगा।
42, 40, 36, 30। अब आगे क्या आएगा उसके लिए अब हम सेकंड स्टेप में इनका डिफरेंस चेक करते हैं। तो इसका डिफरेंस है 6, यहाँ पर है 4, 6 माइनस हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है और यहाँ पर 2 माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर 2, 4, 6, अब 8 माइनस होना चाहिए। जब 30 में से 8 माइनस होगा तो यहाँ पर ऐड होगा 22। हम 22 ऐड करेंगे 159 में। 159 में जब 20 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 181। तो ऑप्शन सी 181 यहाँ पर आंसर होगा। लॉजिक सारे एडिशन वाले ही हैं, लेकिन ये लॉजिक भी एक जैसे नहीं है सारे क्वेश्चन में, इनमें भी डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर 2 स्टेप में हमें निकालना पड़ रहा है और पिछले क्वेश्चन में एक ही स्टेप में हमारा काम हो रहा था। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। चलिए टाइम हो चुका है, अब से करना शुरू करते हैं। इनके बीच का हमने डिफरेंस निकाला तो ये हुआ 11 प्लस हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर 13 प्लस हो रहा है, यहाँ पर 7 प्लस हो रहा है और यहाँ पर 5 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर 5, 7, 13, 11, यहाँ पर प्राइम नंबर वाला भी लॉजिक नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर 11 होता, यहाँ 13 होता, तब तो उस लॉजिक को लगा सकते थे, लेकिन यहाँ वो लॉजिक नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमने देखा ये जो नंबर है 383, इसके लास्ट के जो 2 नंबर हैं इन्हें हम ऐड करेंगे तो आएगा 11। 394 के लास्ट के 2 नंबर ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 13। 407 के लास्ट के 2 नंबर ऐड करेंगे तो आएगा 7, और 414 के लास्ट के 2 नंबर ऐड करेंगे 4 और 1 तो ये आएगा 5। अब यहाँ पर 419 के लास्ट के 2 नंबर 9 और 1 को जो हम ऐड करेंगे तो आएगा 10, और 10 को जब यहाँ ऐड करेंगे तो होगा 429। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऐसे भी लॉजिक लगते हैं नंबर सीरीज के क्वेश्चंस में, तो इनका भी आप ध्यान रखना। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। चलिए टाइम हो चुका है, अब हम ये शुरू करते हैं। यहाँ पर है 2, 6, 30, 60 और 130। यहाँ पर नंबर काफी जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। 60 से 130 हो गया, 30 से 60 हुआ, 6 से 30, 2 से 6। तो इसमें हम देखते हैं कौन सा लॉजिक लगेगा। यहाँ पर +4 हो रहा है, यहाँ पर +24, यहाँ पर +30 और यहाँ पर +70। वन का स्क्वायर +1 भी कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर +2, 5 का स्क्वायर +5, इस क्वेश्चन का लॉजिक समझ में नहीं आ रहा अभी कौन सा माइंड से निकल रहा है, तो इसे आप करके कमेंट में इसका आंसर और लॉजिक कौन सा लग रहा है वो कमेंट करें। हम करेंगे DI। DI के 5 क्वेश्चन है, 18 से लेकर 22 तक, और DI में हमें दिया गया है, इसे हम रीड करेंगे।
Following is the given selling 2 types of pizza from 4 shops A, B, C, D. 4 शॉप हैं, शॉप ए, शॉप बी, सी और डी। तो इनमें 2 तरह के पिज्जा हैं, स्मॉल साइज और मीडियम साइज। इन्हें सेल किया जा रहा है। तो यहाँ पर पहले हम इसका टेबल बना लेते हैं, ए, बी, सी और डी। ये टेबल हम अपना काम आसान करने के लिए बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप बार बार ग्राफ को भी देख सकते हैं, स्मॉल साइज और मीडियम साइज। एग्जाम में आपको ग्राफ हर क्वेश्चन के साथ मिलेगा, और यहाँ पर मॉक में मैंने हर क्वेश्चन के साथ ग्राफ नहीं दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर ये टेबल बना रहा हूँ। तो स्मॉल साइज ये वाला है, तो ये 44, 1 2 3 4 5 लाइन्स का डिफरेंस है 40 से 50 के बीच में। तो जो एक लाइन है वो 2 पॉइंट बढ़ रहा है एक लाइन पर, तो ये होगा 44 और 56, 40, 44, 56, 40 और यहाँ पर 34। अब मीडियम साइज हम देखते हैं, तो 1 2 3, यहाँ पर 36, 40 और 48, 36, 40, 48 और यहाँ पर 28। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, जिसे आप लोग सॉल्व करें। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में इस टेबल को बना लें, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप टेबल बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके टेबल बना लें और हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। चलिए टाइमर ऑन करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। Find the difference between total number of small size pizza sold from shop A, B, D together and total number of pizza sold from shop C। स्मॉल साइज A, B और D के, और उसमें से माइनस करना है हमें शॉप C के टोटल पिज्जा। तो A, B, D के स्मॉल साइज देखते हैं कौन कौन से हैं। तो A, B और D 44, 56, तो इन्हें ऐड करेंगे तो होगा 100 और D तो 134, और शॉप C के टोटल पिज्जा है 88। शॉप C के 40 और 48 ऐड करेंगे तो होगा 88। 134 और 88, ये है 134 और ये है 88। हम 14 में से 8 माइनस करेंगे तो होगा 6, और 12 में से 8 माइनस करेंगे तो होगा 4। 46 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये टाइम हो चुका है। इसमें हमें दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड फ्रॉम शॉप डी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड फ्रॉम शॉप ए। तो शॉप डी के पिज्जा शॉप ए के पिज्जा का कितना परसेंट है वो हमें निकालना है। तो देखते हैं, शॉप डी में जो पिज्जा है वो है 30 और 20 50, तो शॉप डी के हैं 62 और शॉप ए के हैं 80। शॉप डी के पिज्जा है 62 और शॉप ए के हैं 80। ये हम निकालते हैं कितना परसेंट है, तो 20 से डिवाइड करेंगे यहाँ 5 आएगा और यहाँ पर 4। इसे जब करेंगे डिवाइड तो यहाँ पर आएगा 15.5। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे 15.5 और 5 का, तो 77.5% हमारा आंसर आएगा, जो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
Find the ratio between total number of pizza sold from shop C to that of shop B. तो टोटल नंबर ऑफ पिज्जा है शॉप C और शॉप B के, इनके बीच का हमें रेशियो निकालना है C और B के बीच का। तो देखते हैं, शॉप C में जो पिज्जा सोल्ड हो रहे हैं वो है 88 और शॉप B में जो पिज्जा सोल्ड हो रहे हैं वो है 96, 88 और 96। ये शॉप B था, हमने शॉप B ही देखा है। तो ये 88 और ये है 96, 8 से डिवाइड करेंगे ये होगा 11 और ये 12, 11 रेशियो 12। ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर होगा। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एसबीआई क्लर्क के रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मेरा टारगेट है सारे स्टूडेंट्स के जो मेरे मॉक लगा रहे हैं उनके 32+ मार्क्स आए मैथ्स में। What is the average of total number of medium size sold from pizza sold from all shops together? जो सारी शॉप्स में मीडियम साइज पिज्जा जो सोल्ड किया जा रहा है उसका एवरेज कितना है वो हमें निकालना है। तो पहले हमें ऐड करना होगा कि मीडियम साइज पिज्जा कितने हैं ये निकालना होगा। 36, 40, 48 और 28। तो इन्हें हम ऐड करेंगे तो ये होगा 76 और 8, 76 और 8 होगा 84 और 40, तो 124 और 8 132 और 20, तो ये होगा 152। 152 और 4 शॉप हैं, 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, अब यहाँ पर होगा 32, 38 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये DI का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम किसी और टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे, शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा इसके बाद। इफ द नंबर ऑफ लार्ज साइज पिज्जा, हमें अभी तक स्मॉल और मीडियम साइज के पिज्जा बताए गए थे DI में, लेकिन यहाँ पर हमें बताया गया है लार्ज साइज पिज्जा। इफ द नंबर ऑफ लार्ज साइज पिज्जा sold from shop C is 20% of the number of small sized pizza sold, then find the total number of pizza sold from shop C। हमें शॉप C के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि जो लार्ज साइज का जो पिज्जा है वो स्मॉल साइज के पिज्जा से स्मॉल साइज के पिज्जा का 20% है, और हमें टोटल नंबर ऑफ पिज्जा निकालने हैं शॉप C के। तो शॉप C के पिज्जा हम देखते हैं कितने कितने हैं। तो स्मॉल और मीडियम हमें पता है, यहाँ पर एक लार्ज भी है, और लार्ज शॉप जो स्मॉल है शॉप C का जो 40 है, इनका 20% जब हम निकालेंगे तो 8 होगा। तो 8 पिज्जा है वो लार्ज साइज के हैं शॉप C में, और हमें अब निकालना है कि शॉप C के टोटल पिज्जा कितने हैं तीनों साइज के मिलाकर। तो यहाँ पर 48 और 48, यहाँ पर ये 48 है और ये 40 और ये 8, ये 96 होगा टोटल। तो ऑप्शन C में 96 है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 96। तो शॉप C के द्वारा जो पिज्जा सोल्ड किए जा रहे हैं वो 96 हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन हम करेंगे 23 से लेकर 25 तक के जो 3 क्वेश्चन हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन हैं। टाइमर ऑन कर दिया है मैंने। इसके बाद अरिथमेटिक के क्वेश्चंस हैं जो कि स्टूडेंट्स को काफी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस और काफी डिफिकल्ट लगते हैं जो क्वेश्चन, लेकिन होते नहीं है, वो मैं आपको करवाऊंगा। इसके बाद 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक के हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इनके पहले साइन चेंज करेंगे, ये प्लस प्लस है तो हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ भी प्लस प्लस है तो हो जाएगा माइनस माइनस। 9 के ऐसे फ्रैक्शन हमें करने हैं जिन्हें ऐड करने पर 6 आता हो, तो वो है 3 और 3।
अब 21 यहाँ है और 2 यहाँ पर है, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 42, यहाँ हो जाएगा 42। अब 42 के हमें ऐसे फ्रैक्शन करने हैं जिन्हें ऐड करने पर 13 आता हो, वो होते हैं 7 और 6। अब यहाँ पर 2 था, तो या तो हम y की जो वैल्यूज आई हैं 7 और -7 और -6, इनमें 2 का डिवाइड कर दें, या फिर x की वैल्यूज में 2 का मल्टीप्लाई कर दें। मैं मल्टीप्लाई करना ज़्यादा सही समझता हूँ, मैं हमेशा मल्टीप्लाई ही करता हूँ। तो यहाँ हो गई x की वैल्यूज -6 और -6। अब हम देखते हैं x की वैल्यूज बड़ी हैं या फिर y की वैल्यूज बड़ी हैं। तो 7 से बड़ा होता है -6 और 7 से बड़ा होता है -6। ये -7 है, -7 से बड़ा होता है -6 और -6 और -6 ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर x बड़ा है और x बराबर है, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया हुआ है 3x² - 13x + 10। तो इनके पहले हम साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर माइनस और प्लस है, इनके साइन चेंज करते हैं तो प्लस और प्लस होगा, और इनके जब साइन चेंज करेंगे तो होगा प्लस और प्लस। यहाँ पर 3 है, 3 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। 30 के हमें ऐसे फ्रैक्शंस करने हैं जिन्हें ऐड करने पर 13 आता हो, वो होते हैं 10 और 3। यहाँ पर 120 है, 120 के ऐसे फ्रैक्शंस करेंगे जिन्हें ऐड करने पर 22 आता है, तो वो है 10 और 12। तो यहाँ हम 12 और 10 लिखेंगे, बड़ा पहले लिखते हैं हमेशा। अब यहाँ पर जो 3 है, तो या तो हम x की वैल्यूज में 3 से डिवाइड कर दें या फिर y की वैल्यूज में 3 का मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 30 और प्लस का 36। तो 10 से बड़ा होता है 36, 3 से बड़ा होता है 36, 10 से बड़ा है 30 और 3 से बड़ा है 30। तो यहाँ पर y बड़ा है x से, आंसर होगा ऑप्शन सी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर सबसे पहले इनके साइन चेंज करेंगे तो माइनस प्लस का हो जाएगा प्लस और प्लस, और यहाँ भी प्लस और प्लस। यहाँ पर 3 है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो 12 हो जाएगा। अब 12 के ऐसे फ्रैक्शंस हमें करने हैं जिन्हें ऐड करने पर 7 आता हो, तो वो है 4 और 3। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 2, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20, और 20 के ऐसे फ्रैक्शंस करेंगे जिन्हें ऐड करने पर 9 आता हो, तो 5 4 जा 20 होता है और 5 और 4 9 होते हैं। अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो x की वैल्यूज में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और y की वैल्यूज में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा प्लस का 8 और ये हो जाएगा प्लस का 6, और यहाँ पर प्लस का 15 हो जाएगा और यहाँ प्लस का 12। 8 से बड़ा होता है 15, 6 से बड़ा होता है 15, 8 से बड़ा होता है 12 और 6 से बड़ा होता है 12। तो y इज ग्रेटर देन x, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हाँ, तो y इज ग्रेटर देन x, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अब 26 से लेकर 35 तक के जो क्वेश्चंस हैं, ये अरिथमेटिक के क्वेश्चन हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन्हें आप करिए, 30 सेकंड का यहाँ पर टाइमर दिया गया है अरिथमेटिक के क्वेश्चंस में। इनका लेवल वही है जो कि SBI के एग्जाम में आता है, और ये सारे क्वेश्चन SBI क्लर्क के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें आप करिए। ये टाइम हो चुका है, अगर आपने अभी तक कर लिया है तो अच्छा है, अगर नहीं कर पाया है तो अब अपना पेन अलग कर दें कॉपी से, और मैं जो कर रहा हूँ वो देखें।
A person incurs a loss of 10% on selling a watch for rupees 1800, and what price should the watch be sold to earn a 10% profit? एक कोई पर्सन है, उसने 1800 रुपए में घड़ी बेची। 1800 रुपए में जब उसने घड़ी बेची तो उसे 10% नुकसान हुआ, उसे 10% का लॉस हुआ। अब हमसे पूछा गया है कि घड़ी को कितनी कीमत पर बेचा जाए कि उसे 10% का प्रॉफिट हो। तो 1800 रुपीज में जब उसने बेचा है तो 10% का उसे लॉस हुआ है। इसका मतलब जो 1800 है वो 90% के बराबर है। 10% का लॉस हुआ है तो ये 90% के बराबर है। तो 90% जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर 100 लिखते हैं और नीचे 90। अब इसके बाद जब ये जो नंबर आएगा इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारी सीपी निकल के आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो लॉस है वो हमने डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पर सीपी निकल के आएगी। और सीपी में जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें 10% प्रॉफिट चाहिए, तो 110 का मल्टीप्लाई करेंगे। 1800 रुपए में जब उसने घड़ी बेची थी तो 90% था, 10% का उसे लॉस हुआ था, मतलब वो 90% था। अब जो सीपी आई है इसे हमने सॉल्व किया तो सीपी निकल के आएगी वॉच की। अब उस सीपी पर हमें 10% का प्रॉफिट लेना है, तो हमें 110% निकालना है सीपी का। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, और 9 2 18 होता है, और 110 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे ये 20 होगा, यहाँ पर ये एक 0 और है तो 20 होगा। 110 का जब 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 to 100 यहाँ पर आएगा। जब 2200 रुपए में घड़ी को वो बेचेगा तो उसे 10% का प्रॉफिट होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम डिटेल में करते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो 1800 रुपए में जब उसने घड़ी बेची है तो उसे 10% का लॉस हुआ है, ये -10 लिखा है, मतलब 10% का लॉस हुआ है। तो 1800% जो था वो 90% के बराबर था यहाँ पर, तो 90% के बराबर था। अब हम निकाल रहे हैं 100%। जो 100% होगा वो सीपी होगा, तो सीपी होगा यहाँ पर 2000। 2000 में जो घड़ी है वो आई थी, लेकिन हमें 10% के प्रॉफिट पर बेचनी है, तो 2000 का 10% प्रॉफिट करके हम 110% निकालेंगे। तो जब 110% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2200। यही हमने यहाँ पर किया था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। चलिए टाइम हो चुका है, अब इसे सॉल्व करते हैं। A boat takes half time in moving a certain distance downstream than upstream. The ratio of the speed of boat to the ratio of speed of the boat to that of the current is. हमें स्पीड, जो बोट और करंट की जो स्पीड है उसका रेशियो निकालना है, और हमें दिया हुआ है एक बोट है वो आधा टाइम लेती है डाउन स्ट्रीम में जाते हुए, जबकि अप स्ट्रीम में दोगुना टाइम लेती है डाउन स्ट्रीम से। तो यहाँ पर हमने लिखा डाउन स्ट्रीम और यहाँ पर अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम वो होता है जब जिस डायरेक्शन में नदी का पानी जा रहा होता है उसी डायरेक्शन में हमारी बोट जा रही है, तो ये होता है डाउन स्ट्रीम, और इधर ही बोट जा रही है। और जब जो पानी है ये पानी इधर जा रहा है और बोट इधर जा रही है, तो ये होता है अप स्ट्रीम। जब धारा के विपरीत नाव जाती है तो उसे हम बोलते हैं अप स्ट्रीम, और धारा के समान दिशा में जब नाव जाती है तो उसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम यहाँ हमें टाइम का रेशियो दिया हुआ है, आधा टाइम लगता है
अप स्ट्रीम से आधा टाइम डाउन स्ट्रीम में लग रहा है, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, 1:2 रेशियो हमें दिया हुआ है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का। और स्पीड का रेशियो हमें निकालना है, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हमेशा टाइम और स्पीड का रेशियो अपोजिट होता है। अगर यहाँ पर 1:2 है तो यहाँ पर होगा 2:1। तो ये तो रेशियो हमारा आया डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का, लेकिन हमें जो रेशियो निकालना था वो बोट और करंट की स्पीड का रेशियो निकालना था। तो यहाँ पर हम बोट की स्पीड को लिखेंगे और यहाँ पर करंट की स्पीड को। हम जानते हैं जो बोट की स्पीड होती है वो डाउन स्ट्रीम और करंट की स्पीड, जो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों की स्पीड को ऐड करके जब 2 से डिवाइड करते हैं तो फिर बोट की स्ट्रीम निकल के आती है। तो यहाँ पर जो स्पीड है 2 स्पीड है डाउन स्ट्रीम की और अप स्ट्रीम की 1, तो 2 + 1/2 करेंगे तो होगा 1.5। तो बोट की स्पीड आई है यहाँ पर 1.5 और डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 2, मतलब अब हम डाउन स्ट्रीम में से बोट की स्ट्रीम को माइनस करेंगे तो करंट की स्पीड आएगी। ये सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आता है तभी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अगर नहीं आता है तो यहाँ से देखें और सीखें। डाउन स्ट्रीम है 2 और इसमें हम बोट की स्पीड को माइनस करेंगे 1.5, तो करंट की स्पीड आएगी 0.5। तो यहाँ पर करंट है 0.5। अब इनका हम रेशियो निकालेंगे, तो इनमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। बोट और करंट की स्पीड का जो रेशियो आया है वो आया है 3:1। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, अगर आप अभी कर रहे हैं तो इसको करते रहिए। हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29, उस क्वेश्चन को लास्ट में करेंगे। चलिए इसे करते हैं। अब कविता स्पेंड 2/5 of her salary on groceries and 3/10 of the remaining on her clothes। कविता है, कविता की कुछ सैलरी है, उसमें से उसने 2/5 हिस्सा ग्रोसरीज पर खर्च किया। उसके बाद बचे हुए रुपए में से 3/10 उसने क्लॉथ्स पर खर्च किया। उसके बाद उसके पास कुछ रुपए बचे हैं जो उसने सेव किए हैं। अगर उसने 8400 रुपए सेव किए हैं तो हमें बताना है कि कविता की मंथली सैलरी कितनी है। तो यहाँ पर हमने माना 100 यूनिट उसकी मंथली सैलरी है और उसने 2/5 जो हिस्सा है वो ग्रोसरीज पर खर्च किया है। तो ग्रोसरीज पर उसने खर्च किया है वो है 2/5। तो 100 का 2/5 होता है 40। तो 40 यूनिट ग्रोसरीज पर खर्च किया हुआ है। अब उसके पास बचे हैं 60 यूनिट, क्योंकि 100 में से 40 वो खर्च कर चुकी है। अब उसके पास बचे हैं 60 यूनिट और 60 यूनिट में से 3/10 मतलब कि 3/10 मतलब कि 18 ये यूनिट था, मतलब 18 यूनिट अब उसके पास बचे हुए हैं। 60 यूनिट उसके पास बचे थे, उसमें से 18 यूनिट उसने कपड़ों पर खर्च किए हैं, क्लॉथ्स पर 18 यूनिट। और इसके बाद जो बचे हुए रुपए हैं तो 40 और 18 वो खर्च कर चुकी है, मतलब 58 उसने खर्च कर दिए हैं और बचे हुए उसने सेव किए हैं। तो उसकी जो सेविंग है वो है 42 यूनिट की, और 42 यूनिट जो उसने सेव किए हैं वो हमें रुपए बताए गए हैं 8400। तो 42 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 होता है
तो 1 यूनिट यहाँ पर हमारा निकल के आया 200। 1 यूनिट 200 के बराबर है और उसकी सैलरी हमें बतानी है। तो हमने शुरू में लिखी थी 100 यूनिट सैलरी उसकी, तो 100 यूनिट की वैल्यू होगी 200 इंटू 100, मतलब 20,000। कविता की सैलरी है वो 20,000 रुपए है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। चलिए शुरू करते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 8:11. The difference between the squares of the numbers is 228. What is the following pair of numbers satisfy the given conditions? दो नंबर हैं 8 और 11 की रेशियो में, और उन नंबर्स के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस हमें दिया हुआ है 228, और हमें बताना है कि कौन सी कंडीशन है वो यहाँ पर सेटिस्फाई करेगी, कौन से नंबर्स होंगे जो यहाँ पर हो सकते हैं। तो 8:11 के रेशियो में नंबर्स हैं और इनका स्क्वायर का डिफरेंस हमें दिया हुआ है। तो इनका 8a और 11a हमने वो नंबर माने, और इनका जब स्क्वायर करेंगे तो होगा 64a इज टू 121a, और इन्हें जब डिफरेंस इनका निकालेंगे तो होगा 757a। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 228। तो a की वैल्यू यहाँ पर आएगी 4, a की वैल्यू 4 आएगी, तो a की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो होगा 32 और 44। अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं। 4 का डिवाइड करेंगे तो होगा यहाँ पर 2 का डिवाइड करेंगे तो होगा यहाँ पर 16 इज टू 222, और फिर 2 का डिवाइड करते हैं तो 8 इज टू 11। इसे और ज़्यादा सॉल्व तो नहीं कर सकते। 16 इज टू 22 ये भी हो सकता है, 32 इज टू 44 ये भी हो सकता है, और 8 इज टू 11 ये भी हो सकता है। मतलब इसी के मल्टीपल्स में होंगे, कोई भी नंबर हो सकता है, इनके ही मल्टीपल में होगा। अब देखते हैं ऑप्शन में इनमें से कौन सा नंबर दिया हुआ है। ये है 16 इज टू 20 ये नहीं होगा, 18 इज टू 22 ये भी नहीं होगा, 16 इज टू 22 ये हमारा यहाँ निकल के आया है, तो ये हो सकता है। और एक ऑप्शन है बोथ सी एंड डी, तो -16 और -22 ये भी हो सकता है, क्योंकि इनका हम स्क्वायर करेंगे और फिर उनके बीच का डिफरेंस ये हो सकता है। तो बोथ सी एंड डी यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे अब। चलिए टाइम हो चुका है, अब क्वेश्चन रीड करते हैं। एवरेज वेट ऑफ क्लास इज 60 kg, एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 80 kg, ratio of boys to girls in the class is 5:4. If there are 72 students in the class, then find average weight of the girls. Average weight of girls in the class. एक क्लास है, उसमें उस क्लास का एवरेज वेट है 60 kg और बॉयज का एवरेज वेट है 80 kg, और उस क्लास में 5:4 के रेशियो में गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स हैं, और जो टोटल स्टूडेंट्स है वो है 72।
तो हमें जो एवरेज दिया हुआ है वो हम लिखते हैं। क्लास का एवरेज हमें दिया हुआ है 60 और बॉयज का रेशियो हमें दिया हुआ है 80 और 60 kg और ये 80 kg। इसके बाद हमें दिया हुआ है जो टोटल स्टूडेंट है वो है 72 टोटल स्टूडेंट है और 5:4 के रेशियो में है। बॉयज हैं 5 और गर्ल्स हैं 4। तो इन्हें हम निकालते हैं, ये कितने होंगे, 5 और 4 9 होता है और 9 8 से 72, तो 40 बॉयज होंगे और 32 गर्ल्स। तो गर्ल्स और बॉयज की संख्या यहाँ से निकल के आ गई है और क्लास में टोटल थे 72 स्टूडेंट। तो हम कितने केजी पूरी क्लास का वेट है वो यहाँ निकाल लेंगे, वो होगा 0 4320 kg पूरी क्लास का वेट होगा 72 स्टूडेंट्स का वेट। और यहाँ हम बॉयज का वेट निकालते हैं, टोटल बॉयज का वेट, तो 40 बॉयज हैं तो 3200 kg ये टोटल बॉयज का वेट होगा। अब यहाँ पर हम गर्ल्स का वेट निकाल सकते हैं क्योंकि क्लास में गर्ल्स और बॉयज हैं और पूरे क्लास का वेट भी हमें पता है और बॉयज का वेट भी पता है। तो हम गर्ल्स का वेट निकाल सकते हैं। पूरे क्लास के वेट में, टोटल वेट में से बॉयज का वेट माइनस कर देंगे तो गर्ल्स का वेट हमें पता चल जाएगा। तो गर्ल्स का वेट है यहाँ पर 1120 और टोटल जो गर्ल्स है वो है 32 गर्ल्स है और इनका वेट है 1120। तो एवरेज वेट हम गर्ल्स का निकाल सकते हैं यहाँ से। इसे अब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 और यहाँ पे होगा 0। 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो होगा 35 kg। जो गर्ल्स का एवरेज वेट आया वो आया 35 kg। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। And A invested ₹5,000 in a business and after 6 months B also joined him. At the end of the year, B received ₹2,700 profit out of ₹8,700. Find the investment of B. A ने कोई बिजनेस शुरू किया 5,000 रुपए इन्वेस्ट करके और ए के बिजनेस शुरू करने के 6 महीने बाद बी ने भी कुछ रुपए उसमें इन्वेस्ट किए और बिजनेस को ज्वाइन किया और 1 साल के बाद में बी को 2700 रुपए का प्रॉफिट हुआ, जबकि टोटल प्रॉफिट 8700 था और हमें निकालना है कि बी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे। तो यहाँ हमने लिखा ए और यहाँ पर बी। ए ने 5000 रुपए इन्वेस्ट किए थे 1 साल के लिए और ए ने जब बिजनेस शुरू किया था उसके 6 महीने बाद बी ने ज्वाइन किया था और जो बिजनेस है वो चला है 1 साल तक। तो ए ने जो जितने टाइम तक अपना शेयर उसमें रखा था बिजनेस में, अपने रुपए इन्वेस्ट करके रखते थे, वो 6 महीने रखे थे सिर्फ, क्योंकि ए ने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किए थे और ए के बिजनेस शुरू करने के 6 महीने बाद बी आया था। तो बी ने सिर्फ 6 महीने तक ही बिजनेस में अपना हिस्सा रखा है। तो बी का हमने जो इन्वेस्टमेंट था वो एक्स लिखा यहाँ पर और बी का जो प्रॉफिट है वो 2700 लिख लिया और ए का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट है 8700 और बी का प्रॉफिट है 2700। तो इन्हें माइनस करके हम ए का प्रॉफिट निकाल सकते हैं जो कि आया 6000। ये वाले 3 जीरो, इन 3 जीरो से हम कैंसिल कर देंगे और 6 2 या 12, 2 3 या 6 और 3 9 या 27। यहाँ पर आया 900। अब इस x को निकालने के लिए यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे
900 और 5 का, तो ये होगा 4500, x की वैल्यू आई 4500, मतलब बी ने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो 4500 रुपए का किया था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। काफी इजी क्वेश्चन है ये भी, अगर आपको सही तरीका पता है, आपको अप्रोच पता है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। इफ द मार्क प्राइस ऑफ लैपटॉप इज 24,000 which is 20% more than the cost price, the laptop is sold at a profit of ₹1,000, find the discount percent। एक लैपटॉप है, उसकी मार्क प्राइस है, वो है मार्क प्राइस है 24,000, जो कि 20% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, सीपी से 20% ज्यादा मार्क किया गया है यहाँ पर, और लैपटॉप को 1,000 रुपए के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, तो हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो मार्क प्राइस है यहाँ पर 24,000 और सीपी जो है, जो मार्क प्राइस है वो सीपी से 20% ज्यादा है, तो सीपी हम यहाँ पर निकालेंगे। जो 24,000 रुपए ये मार्क प्राइस है, ये 20% ज्यादा है सीपी से, तो 20% ज्यादा है, तो इसे हम सीपी और मार्क प्राइस का रेशियो 5:6 लिख सकते हैं। यहाँ भी मार्क प्राइस 20% ज्यादा है सीपी से, तो यहाँ हमने मार्क प्राइस निकालने के लिए 6 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई किया। 6 4 जा 24, ये हुआ 4,000 इंटू 5। सीपी निकल के आई 20,000, सीपी 20,000 आई। इसके बाद हमें बोला गया है कि 1,000 रुपए के प्रॉफिट पर, तो प्रॉफिट होता है वो सीपी पर होता है, तो 1,000 रुपए के प्रॉफिट पर लैपटॉप को बेचा गया है, तो सेलिंग प्राइस जो है वो है 21,000। अब हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है। जो 2,400 रुपए उस पर लिखे गए थे और 21,000 में बेच दिया, मतलब 3,000 का डिस्काउंट दिया है, तो 3,000 कितना परसेंट है? 24,000 का, क्योंकि मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट दिया जाता है, तो 24,000 का 3,000 कितना परसेंट है वो हमें निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कैंसिल हुआ, 24 बन जाए 24। अब यहाँ पर 6 जीरो आया, तो 24 इंटू 2 करेंगे तो 48। अब वहां पर 1 और 2 बचा था, तो पॉइंट लगाया, 1 और 2 0, 24। 24 इंटू 5 करेंगे 120 होगा, 12.5%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 12.5% का डिस्काउंट दिया गया था लैपटॉप पर, तो वो क्वेश्चन हमारा हो चुका है। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। टाइम हो चुका है। आई होप आपने अभी तक ये क्वेश्चन कर लिया होगा। T alone can complete the work in 12 days. T and you together work on a piece of work and complete 1/3 work in 3 days. तो T है, उसने अकेले ने 12 दिनों में 12 डेज में एक काम को किया है, और उसी काम को T और U ने मिलकर 1/3 काम को 3 दिनों में किया है। मतलब 1/3 अगर 3 दिन में करेगा, तो पूरा काम है वो 9 दिन में करेगा। इसी काम का एक तीसरा हिस्सा, इसी काम का 1/3 हिस्सा अगर 3 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम वो 9 दिन में करेगा। तो टी और यू ने मिलकर 9 दिनों में वो काम किया। इन हाउ मेनी डेज कैन यू अलोन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क? तो हमें बताना है कि यू
कितने दिनों में उस काम को अकेले कर पाएगा, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर इनका हम एलसीएम लेके 36 हमने एलसीएम लिया और हमने टोटल वर्क माना कि 36 टोटल वर्क है। और हम इनकी एफिशिएंसी टी और टी प्लस यू की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो 12 का डिवाइड करेंगे 36 में, तो इसकी एफिशिएंसी आई 3 और इसकी एफिशिएंसी आई 4। अब टी की एफिशिएंसी 3 है और टी प्लस यू की एफिशिएंसी 4 है। तो यहाँ पर 3 एफिशिएंसी टी की है तो यू की एफिशिएंसी होगी 1। तो यू की एफिशिएंसी आई 1 और टोटल वर्क है 36। तो 36 1 की एफिशिएंसी के साथ 36 डेज में कर पाएगा यू अकेला। 36 डेज यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ये लास्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था, उसे मैं होमवर्क में दूंगा, उसे करके आप कमेंट में उसका आंसर कमेंट करें। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। कोई एक आर्टिकल है, उसका जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 50% ज्यादा है। तो सीपी और एमपी, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस है हमने लिखा 100 यूनिट और मार्क प्राइस 50% ज्यादा है तो 150 यूनिट। इफ द मार्क प्राइस इज 600 रुपीज, ये मार्क प्राइस जो है वो है 600 रुपीज, मतलब 150 यूनिट है और 600 रुपए। 150 यूनिट की वैल्यू 600 रुपए है तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू 4 होगी तो जो सीपी है वो होगा 400 रुपीज एंड द प्रॉफिट इज 30%। और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट होता है सीपी पर, मतलब सेलिंग प्राइस 30% प्रॉफिट हो रहा है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, सेलिंग प्राइस हमें निकालनी है और सेलिंग प्राइस वो होती है क्योंकि सीपी पर जो भी लॉस या प्रॉफिट हो रहा होता है उसके बाद जो निकल के आता है वो होता है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर प्रॉफिट है 30% का, तो 400 सीपी है और इस पर 30% का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस होगी 130%। तो सेलिंग प्राइस है वो है 520 रुपीज। सेलिंग प्राइस ही हमें निकालनी थी तो 520 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन ई नन ऑफ दीस हमारा आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन जो हमने छोड़ा था उसे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट में इसका आंसर करना है। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करें और अगली क्लास में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा अगर आप नहीं कर पाते हैं तो। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही। अब कल 29 नवंबर को मॉक 3 होगा। ये वाला मॉक थोड़ा लेट हो गया था लेकिन अब आगे के सारे मॉक्स उसी डेट पर आएंगे जो कि शेड्यूल में डेट लिखी हुई थी। अगर आपको हमारा ये मॉक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनके भी मार्क्स बूस्ट करने में उनकी हेल्प करें। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।